गरीब माँ की 3 बेटियां और एक बेटा। ये है गायत्री और उसका बेटा अशोक जो खाना खाने बैठे हैं। तभी गायत्री अपनी बहू सुधा को आवाज लगाती है। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी खत्म हो गई थी। क्या? तुझे कितनी बार कहा है पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाया कर, उसके बाद अपनी इन मनहूस बेटियों को खाना दिया कर। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आज मैंने पहले उन्हें खाना दे दिया। मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही हैं। देख रहा है अशोक, क्या हालत हो गई है हमारी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इस मनहूस को छोड़ दे, और ये हम पर बस बोझ बढ़ाने के लिए ही यहाँ आई है बेटा। हाँ हाँ माँ, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की तो खैर नहीं। सुधा की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी, पर इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। सुधा का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त सुधा को बेटियां पैदा करने के लिए कोसती रहती थी। बस सुधा इस बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार बेटा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधा के जुड़वा बच्चों में से एक बेटा था और एक बेटी हुई। गायत्री अपनी बेटी को लेकर अपने बेटे के पास आती है। अरे सुन अशोक, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। अरे मुझे तो पोता चाहिए था, वो मिल गया, इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। हाँ माँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। अशोक अपनी नवजात बच्ची को लेकर वहाँ से निकल लेता है। तभी वहाँ सुधा आती है। ऐसा मत कीजिए जी, भगवान से डरिए, ये बच्ची आप ही का तो खून है, ऐसे मत लेकर जाइए। अरे चुप कर तू, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मेरे बेटे को ही झेलना होगा ना। पहले से ही ये 3-3 लड़कियां जन के क्या कम आफत डाल रखी है तूने हम पर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मेरी बच्ची को मुझे दे दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ ही घर से बाहर निकाल देता। सुधा कैसे भी करके अशोक के हाथों से अपनी बच्ची को छीन लेती है। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा, मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना, समझे तुम। सुधा ने अपनी चारों बच्चियों के साथ वो घर छोड़ दिया। उसके बाद उसकी सास और पति ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुधा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। एक दिन, रिया बेटा, तो इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मुन्नी रोई तो मैं क्या करूँगी? अच्छा, अगर वो रोए तो इसे थोड़ा पानी पिला देना, ठीक है? सुधा के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां रिया और सिया घर और अपनी छोटी बहनों को संभालती और सुधा सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन सुधा के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। आज थोड़ा और रुक जाओगी क्या सुधा? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। जी मेम साहब, मैं सब कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी ना, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी, फिर चाहे आप जितना मर्जी काम करवा लेना। तुम इतना काम ये सब कैसे कर लेती हो सुधा? सच में 4-4 बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इतना काम करके तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मैम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया, अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो मेरा क्या होगा, और मेरी बच्चियों का। मैम साहब सच कहूँ ना, तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास कमा नहीं पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बच्चियों के साथ ना हो। दामिनी उस घर की मालकिन थी जहाँ सुधा काम करने जाती थी। सुधा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। वो कैसे मैम साहब? तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति की एक एनजीओ है,
मुझे उम्मीद है कि वहाँ से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। और सुधा, एक बात ना और है जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मैम साहब, बताइए ना। मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो ना अभी तक माँ नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को उसे दे दो तो। ये आप क्या कह रही है मैम साहब? मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ, इतनी तो मजबूर नहीं हूँ मैं। मैं पहले ही अपने बेटे को खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को, नहीं मैम साहब नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सुधा रोते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। घर आते ही वो देखती है कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रही हो? माँ देखो ना, मुन्नी नहीं उठ रही, पता नहीं क्या हो गया इसे। रिया की बात सुनकर तो सुधा के होश ही उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश पड़ी थी। सुधा फौरन उसे लेकर दामिनी के पास पहुंची। दामिनी ने भी देर नहीं की और उसने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। जी बच्ची तो अब ठीक है, लेकिन ये बहुत कमजोर है और इसलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटे में दूध चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन सुधा सोच में पड़ गई। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से ख्याल रख सके जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दामिनी से कह ही दिया, मैम साहब, अपनी दोस्त से पूछिए ना और मेरे बच्चे की हालत भी बता दीजिए, अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। सुधा अपनी बात पूरी करने से पहले ही फूट फूट कर रोने लगती है और दामिनी उसे संभालती है। सुधा, तुम गलत कुछ भी नहीं कर रही हो। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो ना, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। दामिनी की मदद से सुधा की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक माँ की सुनी गोद भी भर गई। सुधा की दोस्त ने बच्ची के बदले सुधा को काफी सारे पैसे की पेशकश की, लेकिन सुधा ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैम साहब, मैं अपनी बच्ची को आपको बेच नहीं रही हूँ, बल्कि सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि साल में एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं, जब तक वो बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने सुधा की बात मान ली और इस तरह सुधा ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया, लेकिन अब सवाल बाकी बच्चियों का भी था। एनजीओ से दामिनी की दोस्त सुधा से मिलने आती है। ठीक है, इन बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो हम ले लेंगे, और पर अगर आप चाहें तो आप हमारे एनजीओ में काम भी कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम हैं हमारे पास, जिन्हें करके आप अच्छे पैसे कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। सुधा भी एनजीओ के साथ काम करने लगती है। सुधा बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने बेटे की चिंता भी सता रही थी, जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। एक दिन सुधा को पता चलता है कि अशोक ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस नई माँ ने कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्चे की देख रेख सुधा की सास गायत्री ही कर रही थी। सुधा, मेरी बच्ची तो आ गई। अरे बिटुआ, चुप हो जा, देख तेरी माँ आ गई है। इतना कहकर गायत्री ने बच्चे को सुधा की गोद में दे दिया और सुधा ने उसे गले से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे बच्ची, सुधा, मुझे माफ कर दे। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। अशोक की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से तो वो बिल्कुल बदल गया बच्ची। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है, ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। बेटा, तू इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपनी बाप की तरह ही ना बन जाए। गायत्री की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी थी। दूसरी तरफ सुधा के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद
उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि सब अच्छा ही होगा। बहू का भैंसों वाला ससुराल। शांति और अशोक नागपुर गांव में रहते थे। अशोक की गांव में बहुत जमीन थी और उसने बहुत सारी भैंसें भी रखी हुई थी, जिसका दूध वो पूरे गांव में बेचता था। अशोक का एक बेटा था जिसे उसने पढ़ने के लिए शहर भेजा हुआ था। एक दिन शाम का समय था। शांति घर का काम कर रही थी, तभी डोर की बेल बजती है। आज तो बड़ी जल्दी आ गए, दूध देकर इतनी जल्दी? अरे ये तो अभी कुछ देर पहले ही गए थे। डोर बेल लगातार बज रही थी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। शांति दरवाजा खोलती है तो सामने शांति का बेटा गौरव और दुल्हन के कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। अरे बेटा, तुम? और ये कौन है? माँ, ये शीतल है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों ने शादी कर ली है। नमस्ते आंटी। अरे माँ के पैर तो छुओ। शीतल गौरव की बात पर ध्यान नहीं देती और अपना बैग लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल हाउस है तुम्हारा तो। माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तेरे पिताजी दूध डालने गए हैं, आते ही होंगे बेटा। सुन, तूने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। तेरे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे माँ, अब बता तो दिया, इसे आपसे मिलाने ही तो लाया हूँ। तभी वहां शीतल आती है। आंटी जी, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो ना। बेटा, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, भूख तो लगी होगी। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, तुम लोग जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। शांति खाना बनाती है और कुछ देर के बाद गौरव के पिता अशोक भी घर आ जाते हैं। शांति अशोक को बताती है कि गौरव ने शादी कर ली है और वो बहू को लेकर घर आया है। क्या शादी कर ली? अरे ऐसे कैसे कर ली? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? और इसे शहर में पढ़ने भेजा था मैंने, या ये सब करने? अरे आप धीरे बोलिए, बहू सुनेगी तो आपके बारे में क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी? इसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। गौरव अपने पिता की आवाज सुनता है। शीतल और गौरव अपने कमरे से बाहर आते हैं और अपने पिताजी से मिलते हैं। नई बहू घर आई थी, इसलिए अशोक कुछ नहीं बोलता और वो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। 2 दिन के बाद नई बहू से मिलने कुछ मेहमान आने वाले थे। बहू, चल किचन में कुछ अच्छा सा बना ले, वो तेरी बुआ जी और मौसी जी मिलने आ रही हैं बेटा। सॉरी आंटी जी, मैं किचन में काम नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। शांति देखती है तो शीतल ने बड़े बड़े नेल्स रखे हुए थे। ये सब अशोक भी सुन रहा था। अच्छा बेटा, चल कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। शांति अकेले ही घर का सारा काम करती है और मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। शाम को सब मेहमान आते हैं। शांति नई बहू को सबसे मिलवाती है। शीतल बेटा, जाओ सबके लिए चाय ले आओ। चाय? और मैं? सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मैंने डिजाइनर साड़ी पहनी है, अगर चाय की एक बूंद भी गिर गई ना तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे माँ, आप भी ना, कहाँ अपनी मॉडल बहू से चाय मंगवा रही हो? अरे इसकी हील्स तो देखो जरा, कितनी बड़ी पहनी है। चाय बन गई तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही गिर जाएगी। अशोक को नई बहू की ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं बोलता। रात को सब खाना खाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अशोक और शांति भी अपने कमरे में लेटे हुए थे। अरे क्या अक्ल है इसकी? इसको बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता है क्या? अरे इसको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम सुबह से काम में लगी हो? एक भी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है क्या ये? अजी, नए घर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे कैसे सीखेंगे? अपने कमरे में बैठकर, वो भी उससे तुम्हारे पास तो आना चाहिए।
1 महीना होने वाला है इसे यहाँ आए हुए, और एक दिन भी पानी तक का ग्लास नहीं धोया होगा इसने। जी आजकल की पढ़ी लिखी बहू है, खुद ही समझ जाएगी। तुमसे कुछ नहीं होगा, इन्हें तो मैं बताता हूँ कि ये पैसा ऐशो आराम ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अगली सुबह, शीतल बहू जाओ, आज तुम सुबह की चाय बनाओ। अगर कुछ नहीं पता चले तो अपनी मम्मी जी से पूछ लेना, वैसे भी अब वो बूढ़ी हो गई है, दिन भर अकेले काम में लगी रहती है। आज तुम अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ। हाँ पापा जी, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, और हाँ मुझे ना किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे घर में क्या है ना, काम वाली थी, काम करने के लिए। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ भी काम वाली रख लेते हैं। लेकिन बेटा तुम्हें भी तो काम करना सीखना चाहिए ना। शीतल बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ गौरव अभी तक सो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो सुबह सुबह? तुम्हारे पापा जी ना मुझे घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे चाय बनाने को बोला। अरे चाय बनाने से कोई घर का नौकर बन जाता है क्या? माँ भी तो घर में काम कब से कर रही है। मैं ये सब नहीं करूंगी, बोल दिया है मैंने तुम्हें। अरे देखो शीतल, तुम्हें माँ की थोड़ी तो मदद करनी ही होगी। वो बेचारी कितने दिनों से लगी है हमारी सेवा करने को। और हाँ, पिताजी को अगर गुस्सा आ गया ना तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये सब मुझे नहीं पता, मैं अपने घर जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अरे अरे अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते, हमें अब साथ रहना है। चलो आज हमें बाहर घूमने जाना है। कुछ देर के बाद दोनों घूमने चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। गौरव, गाड़ी की चाबी इधर दो। क्या हुआ पिताजी? और तुम दोनों के बिस्तर आज तबेले में लगा दिए हैं। आज वहां सो जाओ और सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तुम दोनों की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। बस करो जी, बच्चे हैं, मान जाएंगे। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों से चुप था, नहीं तो अब तक का मैं इन्हें यहाँ से कब का भगा देता। अरे मजाक समझा है इन्होंने, जब देखो गाड़ी उठाकर निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ नहीं। यही सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से। चलो जी, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती। शीतल अपना सामान उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। आज हम यहाँ नहीं, तबेले में ही रहेंगे। गौरव शीतल को लेकर तबेले पर जाता है, जहाँ बाहर बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थी। अरे ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? छी, ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, छी। अरे तुम्हें ही तो जल्दी थी ना यहाँ आने की, यही तो है तबेला। क्या तबेला इसे कहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। आज की रात तो अब यहीं काटनी होगी, पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तुम पिताजी को नहीं जानती हो। गौरव और शीतल अब भैंसों के तबेले में सो जाते हैं। शीतल को वहां पर बहुत डर लग रहा था। रात के 12 बज रहे थे, सब लोग सो जाते हैं। तभी बाहर से भैंसों की आवाजें आने लगती हैं। गौरव उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरव गहरी नींद में सोया हुआ था। गौरव उठो ना प्लीज। मुझे लगता है बाहर जानवरों की आवाजें आ रही हैं, और लगता है वो जानवर यहीं आ रहे हैं। शीतल के बहुत उठाने पर गौरव उठता है और वो बाहर जाता है। वो देखता है कि 2 भैंसें अपने खूंटे से निकलकर इधर उधर घूम रही थी, जिसकी वजह से बाकी भैंसें भी उठकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गौरव दोनों भैंसों को पकड़कर उनके खूंटे से उन्हें बांध देता है। अब से इसकी आदत डाल लो, अब यही सब होगा। मुझे माफ कर दो गौरव, अब से मैं किचन में सब काम कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह सुबह गौरव और शीतल घर पर जाते हैं और माँ और पिताजी से माफी मांगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपकी हर काम में मदद किया करूंगी। पिताजी,
मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटा, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठें, हमसे कुछ बात करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें संभालें। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। फिर गौरव और शीतल अपनी माँ के गले लगते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।